डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव से नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम 2022 से लगा करके 2025 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें कि दिया है कि इफ द इनिशियल एंड टेंशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल्ड देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फार्मूला, जो कि किसी स्ट्रिंग के लिए होता है, वो मालूम होना चाहिए। तो वो क्या फार्मूला होता है? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ये म्यू क्या है? लीनियर मास डेंसिटी है, मास अपॉन लेंथ। तो यहां पर जो स्ट्रिंग एक ही है, उसी में टेंशन को चेंज किया जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी लीनियर मास डेंसिटी तो सेम रहेगी, है ना। तो किन्हीं टू सिचुएशंस के लिए वेलोसिटी में क्या रेशियो हो जाएगा? v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट t1 अपॉन t2। यहाँ पर t1 को हम t ले लेते हैं और t2 जो है वो 2t हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन गिवन। तो इस तरह से v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t अपॉन 2t। ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 2। तो स्पीड में क्या रेशियो हो जाएगा? देखिएगा 1:√2। तो इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी नीट 2022 का है। क्वेश्चन नंबर 14, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज। At some instant, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibration of the shorter pendulum after which the two are again in the phase at the mean position. तो टू डिफरेंट लेंथ के पेंडुलम्स हैं जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं, और जब वो मीन पोजीशन में है मान लिया, तो उनकी फेज सेम है, सेम फेज में वाइब्रेशन कर रहे हैं। अब पूछा जा रहा है कि कितने ऑसिलेशन के बाद एक जो शॉर्टर पेंडुलम है वो उसी फेज में आ जाएगा लॉन्गर पेंडुलम के साथ, यानी सेम फेज में फिर से वो वाइब्रेशन कर रहे हैं। यदि मान लिया इस समय वो सेम फेज में है, तो और कितने ऑसिलेशंस के बाद फिर से सेम फेज में आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड का फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कि फॉर गिवन टू पेंडुलम ऑफ डिफरेंट लेंथ t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट l1 अपॉन l2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि t लॉन्गर पेंडुलम अपॉन t शॉर्टर पेंडुलम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लॉन्गर पेंडुलम अपॉन लेंथ ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम। और लेंथ्स गिवन है, तो लेंथ 121 अपॉन 100। तो ये रेशियो आ गया है टाइम पीरियड ऑफ लॉन्गर पेंडुलम टू टाइम पीरियड ऑफ शॉर्टर पेंडुलम का रेशियो आ गया 11/10। अब ये पेंडुलम फिर से कब सेम फेज में वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और स्पेशली हमें शॉर्टर पेंडुलम के नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पता करने हैं। तो इसके लिए मान लिया किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से सेम फेज में आएंगे। इसका मतलब वो जो टाइम पीरियड है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, दैट टाइम पीरियड शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दीज टू गिवन पेंडुलम्स। अब सपोज मान लिया वो 25 सेकंड के बाद फिर से जो है सेम फेज में आते हैं, इसका मतलब ये 25 है टाइम, वो इन गिवन पेंडुलम के टाइम पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। अच्छा,
जो लॉन्गर पेंडुलम है उसको उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू शॉर्टर पेंडुलम, है ना। तो हम इसमें क्या रिलेशन लेंगे फॉर सेम फेज। अगेन तो जो कहा जा रहा है कि जो टाइम पर्टिकुलर टाइम है कि इतने टाइम के बाद वो फिर से सेम फेज में आएंगे, इस अतः वो जो टाइम पीरियड है यानी वो पर्टिकुलर टाइम जो है वो इन गिवन पेंडुलम के टाइम पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल हो, मतलब n इंटू टी यस यदि हम लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू टी यल। ठीक है, टी हमने मान ली यहां पर क्या सपोज किया है कि n ऑसिलेशन के बाद वो जो पेंडुलम शॉर्टर वाला पेंडुलम है वो बड़े वाले पेंडुलम के साथ सेम फेज में आ जाता है। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा, जो टाइम होगा, टाइम पीरियड नहीं टाइम जो होगा कि जितने टाइम के बाद वो पेंडुलम जो है शॉर्टर वाला लॉन्गर के साथ सेम फेज में होगा, वो टाइम जो है इन दोनों के टाइम पीरियड टीएस और टीएल का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो देखिए टीएस जो शॉर्टर है उसका टाइम पीरियड शॉर्ट है तो उसको तो हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, जो लॉन्गर पेंडुलम है उसको हमने एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है, न कि एन प्लस 1 से, क्योंकि एन टीएल तो पहले से ही लार्जर है ना। लॉन्गर पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है पहले से ही लार्ज है तो उसको हमें कम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि शॉर्टर वाला एन ऑसिलेशन करता है उस पर्टिकुलर टाइम में तो लॉन्गर वाला एन माइनस 1 ऑसिलेशन करेगा और फिर वो साथ साथ फिर से ये ऑसिलेशन शुरू करेंगे, मतलब सेम फेज में आ जाएंगे। तो ये कंडीशन हमें लेनी है। हम एन प्लस 1 भी ले सकते थे तो हमें इसके साथ फिर एन प्लस 1 रखना पड़ता, इसको लॉन्गर के साथ एन रखना पड़ता, ये हमें समझना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं तो एन अपान एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी एल अपान टी एस। टी एल अपान टी एस की वैल्यू 11/10 है तो एन अपान एन माइनस 1 इज इक्वल टू 11/10। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 11n माइनस 11 इज इक्वल टू 10n, तो 11n माइनस 10n इज इक्वल टू हो गया 11, तो n इज इक्वल टू 11। यानी शॉर्टर वाला 11 ऑसिलेशन करने के बाद वो लॉन्गर के साथ सेम फेज में आ जाएगा। यानी लॉन्गर वाला जो है तब तक 10 ऑसिलेशन करेगा जबकि शॉर्टर वाला उस पर्टिकुलर टाइम में 11 ऑसिलेशन करेगा। तो 11 ऑसिलेशन के बाद वो शॉर्टर वाला लॉन्गर के साथ सेम फेज में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 जो कि नीट 2023 का है, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड बाय ओपन पाइप टू दैट ऑफ द क्लोज्ड पाइप हैविंग द सेम लेंथ। दोनों पाइप की लेंथ सेम है और एक ओपन पाइप है एक क्लोज्ड पाइप है, तो उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज या कहें हार्मोनिक्स के बीच में रेशियो पता करना है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप न्यू ओ इज इक्वल टू होता है वी अपान 2l। यल क्या है उसकी लेंथ है पाइप की, वी वेलोसिटी है, और जो क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो वी अपान 4l आती है। ये कैसे आता है हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम डिस्कस करते हैं तो ये ओपन पाइप है मान लिया, इसकी लेंथ यल है, और दूसरा क्लोज्ड पाइप है उसकी भी लेंथ इतनी ही है, यल ही है। यहां पर जो फिगर बनती है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए वो कुछ इस तरह की बनती है, इन लोगों ने पढ़ा है वो सब जानते हैं इस तरह के। इसका मतलब ये वेव का 1/4 पार्ट इधर है 1/4 पार्ट इधर है, तो ये हो जाता है λ/2। जबकि यहाँ पर क्लोज्ड पाइप में फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए इस तरह की फिगर बनाते हैं, और ये जो है वेव का 1/4 पार्ट होता है λ/4। तो यहाँ पर हम L इज इक्वल टू λ/2 लिखते हैं तो λ इज इक्वल टू 2l आ जाता है, और जबकि यहाँ पर हम L इज इक्वल टू λ/4 लिखते हैं
तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L आ जाता है। फिर फार्मूला हम यूज करते हैं V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और न्यू इज इक्वल टू होता है V अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आई है, एक बार इसको रखेंगे तो हमें ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। जब इसको रखेंगे लैम्डा की जगह पर 4L रखेंगे तो क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता लग जाती है। तो वही मैंने लिख रखी है। रेशियो निकाल दीजिए, ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल और क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो आ जाता है V अपॉन 2L इंटू 4L अपॉन V। V कैंसिल आउट, तो ये आ गया 2:1। तो इस तरह से सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। यहां दिया हुआ है कि xt ग्राफ ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द फिगर। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें एक्सेलरेशन पता करना है। तो फिगर को हम देखें तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये पार्टिकल जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंडीशन में हो जाता है, और इसका टाइम पीरियड हमें पता लग रहा है 8 सेकेंड है। ये देखिए 8 सेकेंड में 1 कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट जो है यानी y जो है वो कितना है 1 मीटर है, और जो कि इसका एम्पलीट्यूड भी है। तो हमें सिंपली यहां पर एक्सेलरेशन का फार्मूला मालूम होना चाहिए एसएचएम में, और एसएचएम में एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ओमेगा स्क्वायर a भी लिखते हैं, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है। हालांकि यहां पर भी ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन का ही केस है, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर y क्या होता है डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी गई है 1 मीटर, जो कि एम्पलीट्यूड के इक्वल है। तो इस तरह से वैल्यू रख दीजिए। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी होल स्क्वायर इंटू वाई, तो ये हो गया माइनस 4 पाई स्क्वायर। टी की वैल्यू हमने ले रखी है 8 सेकेंड फिगर से देख करके, तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, इंटू वाई की वैल्यू 1 है। कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। सिंपल सा फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नीट 2024 का क्वेश्चन है। यहां पर दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू 5 sin pi t plus pi by 3 मीटर रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन रिस्पेक्टिवली आर। हमें यहां पर एम्पलीट्यूड पता करना है और टाइम पीरियड पता करना है इस इक्वेशन की हेल्प से। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी गई है मीटर में। तो एसएचएम की जो स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसको लिखें और गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर दें, है ना। तो गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू है 5 sin पाई टी प्लस पाई बाई 3 मीटर, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है फॉर एसएचएम x इज इक्वल टू होता है a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या होता है इनिशियल फेज होता है, मान लिया मीटर में है तो ये भी मीटर में ले लिया। अब बस इसको हमें कंपेयर करना है। देखिए ए क्या होता है एम्पलीट्यूड होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और फाइव इनिशियल फेज है। तो कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू आ गया 5 मीटर, और ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना है पाई टी के इक्वल है, टी टी कट गया तो ये 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू पाई। तो पाई से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई के, तो पाई पाई कट गया, टी इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड जो है 2 सेकेंड है और एम्पलीट्यूड जो है 5 मीटर है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तो 5 सेंटीमीटर लिया हुआ, ये 5 मीटर है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी नीट 2024 का है। क्वेश्चन नंबर 18 इफ द मास ऑफ द बॉब इन सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड टू थ्राइस its original mass and its length is made half its original length, then the new time period of oscillation is x upon 2 times its original time period.
तो वैल्यू ऑफ एक्स हमें पता करनी है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला सिंपल पेंडुलम के लिए हमें मालूम है कि टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब यहाँ पर फार्मूले को देख करके पता लग रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो मास का तो इंडिपेंडेंट होता है, मास पे तो डिपेंड करता नहीं। तो यहाँ पर जो पेंडुलम का मास जो इंक्रीज किया जा रहा है थ्राइस, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इफेक्ट किसका पड़ेगा? लेंथ का। लेंथ जो होती है वो बाद में पहले वाले की हाफ कर दी जा रही है। तो 2 पेंडुलम के लिए जो फार्मूला बनेगा टाइम पीरियड का रेशियो के लिए T1 अपान T2 हम लिख सकते हैं अंडर रूट L1 अपान L2। मास का कोई रोल है नहीं, तो T ये ओरिजिनल है, ये T2 फाइनल है। तो T1 इज अपान T2, T1 अपान T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि L1 को ले लेते हैं L, और L2 जो है वो L अपान 2 ले लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। ये हो गया L अपान 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये L कट जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 2 अपान 1, या कहें अंडर 2 अपान, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा रूट 2 T2 इज इक्वल टू हो गया T1 के, है ना। तो T2 इज इक्वल टू हो गया 1 अपान रूट 2 T1। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये गिवन है कि जो ओरिजिनल देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x अपान 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है कि T2 जो है वो क्या हो जा रहा है, x अपान 2 टाइम्स ऑफ T1, ऐसा दिया हुआ है। ये एक इक्वेशन ये है और ये दूसरी है, दोनों को हम देखें तो ये मिल जाता है हमें 1 अपान रूट 2 T1 इज इक्वल टू x अपान 2 T1, ये कट गया, तो रूट 2 x इज इक्वल टू हो गया 2k, तो x इज इक्वल टू हो गया 2 अपान रूट 2। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 अपान रूट 2, ये कट गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 2, वही हमें निकालनी थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए यहां पर 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f। ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f गिवन है। The pipe is now dipped vertically in a water drum to half of its length. The fundamental frequency of air column is now equal to। तो पहले पाइप ओपन था तब उसकी फ्रीक्वेंसी f थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब उस पाइप का हाफ पार्ट जो है किसी वाटर के ड्रम में, वाटर से भरे ड्रम में डिप कर दिया गया, तो ऊपर जो खाली है पाइप वो पहले ओरिजिनल लेंथ का हाफ पार्ट खाली है, हाफ पानी के अंदर चला गया है। तो अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी डिप करने के बाद, अब पाइप कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया है, पहले ओपन था, है ना। तो हमें उन्हीं में रिलेशन देखना है कि जब ओपन पाइप था तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, अब जो अब हाफ पोर्शन डिप कर दिया गया, मतलब उसकी लेंथ जो रह गई है जिसमें कि एयर भरी होगी वो ओरिजिनल लेंथ की हाफ होगी, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप जो होती है वो उसका फार्मूला ये होता है, जो कि हमें एफ दी गई है, यानी एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है v अपान 2l, ये हमें गिवन है। अब देखिए हुआ क्या कि ये पाइप मान लिया था जिसकी लेंथ l थी और इसका आधा पार्ट जो है वाटर के अंदर चला गया, तो बचा कितना, l अपान 2 बच गया है। और इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी उसका मोड ऑफ वाइब्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। तो ये क्या होता है, λ/4 होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन पाइप क्लोज्ड हो गया है, तो l अपान 2 इज इक्वल टू हो गया λ/4 के, 2 λ इज इक्वल टू 4l,
लैम्डा इज इक्वल टू 4L अपॉन 2, तो ये भी आ गया 2L। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर निकालें तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V अपॉन लैम्डा होता है फार्मूला, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, वैल्यू रख लेते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन 2L। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई जब उसको हाफ पोर्शन वाटर के अंदर डिप कर दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी ये आ रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी देखिएगा, ये क्वेश्चन 2 आई है जो कि फर्स्ट के इक्वल ही है, मतलब जब उसको वाटर में डिप कर दिया जाएगा तो बचे हुए पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होंगी वो भी यही V अपॉन 2L के इक्वल होंगी, जो कि पहले भी V अपॉन 2L के। इसका मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही है। देयरफॉर न्यू फ्रीक्वेंसी जो बन रही है वो V अपॉन 2L है, मतलब इज इक्वल टू F ही होगी। तो न्यू फ्रीक्वेंसी इज आल्सो F। इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, नीट 2025 का है। टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस P एंड Q suspended from two separate massless springs of spring constant K1 and K2 respectively oscillate vertically if their maximum speeds are same। देखिए ये दिया गया है, मैक्सिमम स्पीड सेम है और आइडेंटिकल पॉइंट मासेस हैं। तो रेशियो, उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो पता करना है, AQ अपॉन AP ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ AQ ऑफ मास Q टू द एम्पलीट्यूड AP ऑफ द मास P। अब हमें यहाँ पर फार्मूला मालूम होना चाहिए स्प्रिंग मास सिस्टम के एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, है ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट K/M, क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो मास भी सेम होंगे, है ना। और इनके स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 गिवन ही है, तो किन्हीं 2 स्प्रिंग के लिए क्या फार्मूला हमारा बन जाएगा वो हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए, और इसमें क्या दिया हुआ है कि उनकी स्पीड सेम है, मैक्सिमम स्पीड सेम है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला होता है A ओमेगा। ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्पीड सेम है, तो AQ ओमेगा Q इज इक्वल टू हो जाएगा AP ओमेगा P। ये तो गिवन है, मैक्सिमम स्पीड सेम है। अब इसी से हमें एम्पलीट्यूड निकल जाएंगे, रेशियो एम्पलीट्यूड का फार्मूला हम ये भी यूज करेंगे, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू तो अंडर रूट K अपॉन M ही रखेंगे ना, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू रख लेंगे। देखिएगा ये हो जाएगा AQ अपॉन AP इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, ओमेगा P अपॉन ओमेगा Q, और ओमेगा P की वैल्यू रख दें, तो ओमेगा P की वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा ये हो जाएगी K1 अपॉन M अपॉन अंडर रूट K2 अपॉन M। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट मास कट जाएगा K1 अपॉन K2, तो ये रेशियो आ गया AQ अपॉन AP इज इक्वल टू अंडर रूट K1 अपॉन K2। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 2025 का क्वेश्चन है, 21th क्वेश्चन है। In an oscillating spring mass system, a spring is connected to a box filled with sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically so that average frequency omega t and average amplitude AT of the system changes with time. Which of the following options systematically depict these changes correctly? तो ये 4 ऑप्शंस गिवन है, इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको हम ऑप्शन को देखेंगे। चलिए, हाँ, यहां पर देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए स्प्रिंग मास सिस्टम का फार्मूला जो होता है ओमेगा इज इक्वल टू K अपॉन M। तो देखिए यहां पर केस क्या है, कोई ये स्प्रिंग है,
और इस स्प्रिंग से एक बॉक्स अटैच है जिसमें एक छोटा सा होल है और इसमें सैंड भरी हुई है और ये ऑसिलेट कर रहा है और ये सैंड यहां से नीचे गिर रही है कंटिन्यूअसली, मतलब उसका मास चेंज हो रहा है। सिंस मास m इज डिक्रीजिंग, मास डिक्रीज कर रहा है, तो देखिए इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, मास जब डिक्रीज होगा जो कि डिनोमिनेटर में है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा विल इंक्रीज, ओमेगा इंक्रीज कर जाएगा। एक तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा हमें एम्पलीट्यूड के बारे में पता करना है। देखिए जैसे ही मास लीक आउट होगा, सैंड बाहर आएगी, तो इसके ये अपने साथ कुछ इसकी एनर्जी को ले जाएगी, है ना। एज द सैंड लीक्स आउट, इट कैरीज द एनर्जी, और एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, इट कैरीज द एनर्जी along with it। जब एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा कि एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, यहां पर ये एक बात है कि ये स्प्रिंग सिस्टम ऐसे नहीं ऑसिलेट कर रहा होगा, ये अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा होगा। देखिए ये थोड़ा फिर से समझ लीजिए, ये बॉक्स है जिससे सैंड नीचे गिरनी है, ये तो स्प्रिंग सिस्टम है ना, तो ये ऑसिलेशन इसके अप एंड डाउन होंगे ना, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे तीन पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन ऑसिलेशन होंगे। तो ये जो अप एंड डाउन ऑसिलेशन हो रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज ना होकर के एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। तो ओमेगा तो इंक्रीज हो रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू लीकेज ऑफ सैंड कंटिन्यूअसली। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो सकता है। देखिएगा फर्स्ट में तो ओमेगा टी डिक्रीज हो रहा है, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, तीनों में ओमेगा टी देखिए टाइम के साथ इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है ना। लेकिन अब हम एम्पलीट्यूड को देखें, एम्पलीट्यूड हमारा आया है डिक्रीजिंग, तो ये तो देखिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, जिसमें ओमेगा टी इंक्रीजिंग है और एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से हमने आज जो है 2022 से लगा करके 2025 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, और मेरी समझ से ये सभी क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव से नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम 2022 से लगा करके 2025 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें कि दिया है कि इफ द इनिशियल एंड टेंशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल्ड, then the ratio of the initial and final speed of a transverse wave along the string। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फार्मूला जो कि किसी स्ट्रिंग के लिए होता है वो मालूम होना चाहिए। तो वो क्या फार्मूला होता है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ये म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है, मास अपॉन लेंथ। तो यहां पर जो स्ट्रिंग एक ही है उसी में टेंशन को चेंज किया जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी लीनियर मास डेंसिटी तो सेम रहेगी, है ना। तो किन्हीं टू सिचुएशंस के लिए वेलोसिटी में क्या रेशियो हो जाएगा, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट t1 अपॉन t2। यहां पर t1 को हम t ले लेते हैं और t2 जो है
2t हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन गिवन। तो इस तरह से v1 अपान v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t अपान 2t, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 अपान रूट 2। तो स्पीड में क्या रेशियो हो जाएगा देखिएगा 1:√2। तो इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी नीट 2022 का है। क्वेश्चन नंबर 14, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज। At some instant, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibration of the shorter pendulum after which the two are again in the phase at the mean position. तो टू डिफरेंट लेंथ के पेंडुलम्स हैं जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं, और जब वो मीन पोजीशन में है मान लिया तो उनकी फेज सेम है, सेम फेज में वाइब्रेशन कर रहे हैं। अब पूछा जा रहा है कि कितने ऑसिलेशन के बाद एक जो शॉर्टर पेंडुलम है वो उसी फेज में आ जाएगा लॉन्गर पेंडुलम के साथ, यानी सेम फेज में फिर से वो वाइब्रेशन कर रहे हैं। यदि मान लिया इस समय वो सेम फेज में है तो और कितने ऑसिलेशंस के बाद फिर से सेम फेज में आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड का फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। तो टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कि फॉर गिवन टू पेंडुलम ऑफ डिफरेंट लेंथ T1 अपान T2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट L1 अपान L2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि T लॉन्गर पेंडुलम अपान T शॉर्टर पेंडुलम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लॉन्गर पेंडुलम अपान लेंथ ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम, और लेंथ्स गिवन है। तो लेंथ 121 अपान 100, तो ये रेशियो आ गया है टाइम पीरियड ऑफ लॉन्गर पेंडुलम टू टाइम पीरियड ऑफ शॉर्टर पेंडुलम का रेशियो आ गया 11/10। अब ये पेंडुलम फिर से कब सेम फेज में वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और स्पेशली हमें शॉर्टर पेंडुलम के नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पता करने हैं। तो इसके लिए मान लिया किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से सेम फेज में आएंगे, इसका मतलब वो जो टाइम पीरियड है स्पेसिफिक टाइम पीरियड, दैट टाइम पीरियड शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दीज टू गिवन पेंडुलम्स। अब सपोज मान लिया वो 25 सेकंड के बाद फिर से जो है सेम फेज में आते हैं, इसका मतलब ये 25 है टाइम, वो इन गिवन पेंडुलम के टाइम पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, जो लॉन्गर पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू शॉर्टर पेंडुलम, है ना। तो हम इसमें क्या रिलेशन लेंगे फॉर सेम फेज अगेन। तो जो कहा जा रहा है कि जो टाइम पर्टिकुलर टाइम है कि इतने टाइम के बाद वो फिर से सेम फेज में आएंगे, इस अतः वो जो टाइम पीरियड है यानी वो पर्टिकुलर टाइम जो है वो इन गिवन पेंडुलम के टाइम पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल हो, मतलब n इंटू टी यस, यदि हम लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू टी एल। ठीक है, टी हमने यहां पर क्या सपोज किया है कि n ऑसिलेशन के बाद वो जो पेंडुलम शॉर्टर वाला पेंडुलम है वो बड़े वाले पेंडुलम के साथ सेम फेज में आ जाता है। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा, जो टाइम होगा, टाइम पीरियड नहीं टाइम जो होगा, कि जितने टाइम के बाद वो पेंडुलम जो है शॉर्टर वाला लॉन्गर के साथ सेम फेज में होगा, वो टाइम जो है इन दोनों की टाइम पीरियड टीएस और टीएल का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो देखिए टीएस जो शॉर्टर है उसका टाइम पीरियड शॉर्ट है, तो उसको तो हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, जो लॉन्गर पेंडुलम है उसको हमने n-1 से मल्टीप्लाई किया है, न कि n+1 से,
क्योंकि एन टीएल तो पहले से ही लार्जर है ना, लॉन्गर पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है पहले से ही लार्ज है, तो उसको हमें कम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि शॉर्टर वाला एन ऑसिलेशन करता है उस पर्टिकुलर टाइम में, तो लॉन्गर वाला n-1 ऑसिलेशन करेगा और फिर वो साथ साथ फिर से ये ऑसिलेशन शुरू करेंगे, मतलब सेम फेज में आ जाएंगे। तो ये कंडीशन हमें लेनी है। हम n+1 भी ले सकते थे, तो